जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। जी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हो सभी लोग जो है शेयर करते चलिए आप। देखिए अभी तो आप लोगों का प्रिपरेशन ताबड़तोड़ चल रहा है क्योंकि टाइम ही भाई कम बचा है ना। पेपर के लिए आपके टाइम ही कितने बचे हैं? तो ठीक है, आप लोगों को भाई मैक्सिमम टाइम को स्टडी में ही लगाना चाहिए इस टाइम, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो चलिए कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? विषरण, संघनन, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन। देखिए पूछा आपसे वही प्रक्रिया जिसके द्वारा, प्रक्रिया पूछा आपसे, ठीक है, वही प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा जो वायु में जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प जो होगा वो जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल का वाष्प, भाई वाष्प बनना जल का, वो तो के वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, जल द्वारा वाष्प बनना तो वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन आपके डायरेक्ट आपकी किसमें, गैस में परिवर्तन वाला प्रक्रिया है। आपसे पूछा है कि जल वाष्प जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाता है तो ये आपके संघनन होता है। क्या होता है? संघनन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट आंसर है। हाँ, कंडेंसेशन। जी कंडेंसेशन होता है संघनन। संघनन प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प जो है जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? देखिए जिसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है, साउंड जो है सर्वाधिक गति किसमें घटती है? पानी में। देखिए पानी आपका क्या है? द्रव है। बर्फ यानी कि आपका आपका ठोस हो गया। और तीसरा आपके वायु, वायु आपके क्या है? गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो गया, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें जो आपके साउंड जो सबसे अधिक ट्रैवल, फास्ट ट्रैवल किसमें करती है, आपके ये पूछा है। ठीक है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होता है? भाई ठोसों में होता है, सिंपल से। तो इसमें आप ठोस क्या देखते हो? बी नंबर ऑप्शन आपके बर्फ। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए भाई ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध का अंतिम शासक पूछा। देखिए मगध का अगर वास्तविक आप संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक, मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार है ना, बिंबिसार। बिंबिसार है। बिंबिसार शासनकाल की बात करते हैं तो 544 से लेकर 592, 544 से 592 ईसा पूर्व, ये जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और प्रथम शासक। दूसरा बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु। अजात शत्रु 492 से लेकर 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद अजात शत्रु के बाद उदयन आपके थर्ड हो गया। और फोर्थ या लास्ट वाला आपके कालाशोक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर टी 394 से आपके 366 ईसा पूर्व। कालाशोक जो है आपके, कालाशोक जो है अंतिम शासक थे मगध साम्राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किस में मिलती है? देखिए आपके चारों वेद का, देखिए चार वेद है तो चारों वेद आपके अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इसमें से जो कौन से वेद में जो आपके गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो पहला देखिए इसमें आपके क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र जो है किनको समर्पित है? तो ध्यान रखिएगा सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को, सूर्य देवता जी को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगर गायत्री मंत्र की रचयिता की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा विश्वामित्र, विश्वामित्र जी है। ठीक है, आप गायत्री मंत्र का वर्णन की बात करते हैं तो ये ऋग्वेद में, जो आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद या ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? देखिए ये जजिया और तीर्थ यात्रा कर जो है धार्मिक आधार पर लगाए गए थे, और ये दोनों जो है हिंदुओं पे लगाए गए थे। किसमें? हिंदुओं पे लगाए गए थे जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर। किनके द्वारा? मुगल शासकों द्वारा। तो इसमें से कौन सा मुगल शासक है जिन्होंने इसको समाप्त किया है, दोनों कर को समाप्त कर दिया? बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, अकबर या फिर शेरशाह सूरी? देखिए सूरी तो मुगल वंश का है ही नहीं, ये आपका सूरी वंश का संस्थापक, सूरी वंश के संस्थापक जिन्होंने हुमायूं को हराया था और सूर्य वंश का स्थापना किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? कौन से मुगल शासक ने जो धार्मिक कर है जजिया और तीर्थ यात्रा इसको समाप्त किया था? तो क्या आंसर होगा? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। सब ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? कृत्रिम कीटनाशक यानी कि आर्टिफिशियल जो आपके इंसेक्टिसाइड है वो नहीं है। डाइक्लोरो, डाइफिनॉइल, ट्राइक्लोरो इथेन यानी कि डी 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 टी, एल्ड्रीन या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि आपका BHC, और लास्ट ऑप्शन पैराकीट। बताइए इसमें से कौन सा जो है आपके कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? आपसे पूछा है नहीं है। देखिए DDT आप सभी लोगों को पता है कीटनाशक है, ठीक है, केमिकल है। एल्ड्रीन ये भी है, BHC ये भी आपके
पैराकिट जो है, पैराकिट आपका सही आंसर होगा, जो कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। ये जो है तोता यानी कि पक्षी, ठीक है, तोता का ये क्या प्रजाति है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, सोडियम को किस में रखते हैं। भैया सोडियम को किस में रखती है, सोडियम को मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी में या फिर निर्वात में। सोडियम जो आपके सबसे मुलायम धातु है, सबसे मुलायम धातु है भाई, चाकू से भी इसको काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होता है। सबसे मुलायम धातुओं में सबसे मुलायम धातु पूछे तो आपका आंसर होगा सोडियम। और अगर धातुओं में आपके अगर द्रव द्रव धातु पूछे, ये भी ध्यान रखिए, कई बार पूछते हैं द्रव धातु कौन सा है, तो आप ध्यान रखिएगा मरकरी या फिर पारा, बोल सकते हैं मरकरी या पारा। द्रव धातु लिक्विड मेटल आपका मरकरी हो गया, और आपके सॉफ्ट मेटल क्या है, आपका सोडियम हो गया। और आपसे इसमें पूछा है कि सोडियम को किस में रखा जाता है। देखिए सोडियम जो है अत्यधिक क्या है, सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु, एक सक्रिय है, इसे वातावरण में खुले में नहीं रख सकते, वातावरण में खुले में नहीं रखा जाता क्योंकि अत्यधिक सक्रिय है, ठीक है, बहुत रिएक्टिव है, अत्यधिक सक्रिय है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसको, ठीक है, मिट्टी के तेल में, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा, देखिए भारत का पहला आरक्षित वन, आरक्षित वन मतलब सरकार द्वारा जो आरक्षित किया गया वन, पहला आरक्षित वन आपसे पूछा है, गिर नेशनल पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला पूछा आपसे, भारत का पहला वन। देखिए भारत का अगर पहला पूछे तो आप ध्यान रखिएगा सतपुरा, ठीक है, सतपुरा जो है भारत का सबसे पहला और प्राचीन आरक्षित वन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हुआ अभी तक का जितने हीरा, उन हीराओं में राजा कहा जाता है, इनके सबसे महंगा या, और ये जो अभी ये जो अभी वर्तमान में ब्रिटिश के पास है, इंग्लैंड में, ठीक है। कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त हुई, ये आपसे पूछा, गोलकुंडा से, बरार से, विदिशा से या इनमें से कोई। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर, देखिए ये भारत में ही प्राप्त हुआ था, भारत के गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा में प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा कहाँ है भैया, आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा, ठीक है। बाकी इसकी कहानी जो आप सभी लोगों को पता होगा, कैसे पहुंचा कोहिनूर हीरा ब्रिटिश के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के महान विद्रोह, देखिए 1857 के ये जो है प्रथम स्वाधीनता, स्वाधीनता संग्राम था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम कौन सा, 1857 वाला। विलियम बेंटिंग थे उस समय जनरल, या फिर लॉर्ड विलेजले, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी, कौन थे उस समय गवर्नर जनरल भारत के। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, देखिए इस समय जो है गवर्नर की बात करते हैं 1857 में, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट आंसर होगा। और इससे पहले लॉर्ड कैनिंग साहब से पहले कौन थे, डलहौजी थे। डलहौजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, सबसे पहला जो है रेल, भारत में रेल की शुरुआत किसने किया, डलहौजी ने किया था 1856 में, 1856 में रेल की शुरुआत भारत में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इनका और एक जो मोस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य हड़प नीति, ये नीति इन्हें अपनाए थे, राज्य हड़प नीति, राज्य को हड़पने का नीति। जो झांसी वाली देखते हो, झांसी की जो घटना हुआ था 1857 की क्रांति में, झांसी की रानी ने हिस्सा लिया था, क्यों लिए थे, यही लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत किए थे, एक तरह का राज्य हड़प का नीति, उसी नीति का विरोध किए थे रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में जो है गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, सेंट्रल असेंबली बम कांड, या फिर डलहौजी स्क्वाड बम कांड, या फिर कैक्सटन हॉल में गोली चलाना, या फिर अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले के लिए गिरफ्तार किया गया था, कि आपने बहुत सारे मूवी भी निकल चुका है, आप सभी लोगों को पता होगा, सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंके थे, सेंट्रल असेंबली में बम कांड जो है, इसी कारण जो है भगत सिंह और उनके मित्रों को जो है गिरफ्तार किया गया था। कब, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को जो है पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य, कहाँ से, ओडिशा से प्रारंभ हुआ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है, पुलिकली, राउत नाच, तालुकुनीता, या फिर घुमुरा। उड़ीसा की लोक नृत्य, प्राचीन लोक नृत्य घुमुरा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर है। आप ध्यान रखिएगा
आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, ये जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन तो बनना ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनना ही है। दूसरा आपके राजधानी से संबंधित, राजधानी, और राजधानी या फिर उससे उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, अपने देश के नहीं कह रहा हूं मैं, पड़ोसी देश हो गया, अभी हाईलाइटेड जितने कंट्री है वहां पर जो नया नियुक्ति हुई है इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपके पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका हर कंपटीशन में मिलने वाले क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी स्पोर्ट्स आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? गामा ग्लोबुलिन या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या फिर एसिटोलोराम या फिर पैराक्सोटाइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? देखिए प्रतिरक्षात्मक रोगों के इलाज के लिए दवा की बात करते हैं तो गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन से किया जाता है। ये गामा ग्लोबुलिन होता है क्या? गामा ग्लोबुलिन जो है, देखिए गामा ग्लोबुलिन जो है मनुष्य और अन्य जो स्थानधारी हो इन्हीं के रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित होता है। जैसे प्रतिरक्षात्मक की बात करें तो वो डब्ल्यूबीसी में होता है ना, डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी का प्रतिरक्षात्मक होता है, रोगों से रक्षा करते हैं ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती है और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? यूक्रोमेटिन या फिर गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन या फिर हेट्रोक्रोमेटिन या फिर ग्वानिन। ठीक है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती है और जो अधिक घना या भरा होता है उसे क्या कहती है, क्या कहा जाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन आपका ऑप्शन जो है सी इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। देखिए आपका 38 जीएस का क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा 30 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाए। जब भी घर बैठे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है आपको तो आप ये ध्यान रखिएगा जीएस का 38 क्वेश्चन आपको 30 मिनट से पहले सॉल्व करना है, 25 मिनट के अप्रॉक्स में। और आपके रीजनिंग में वो भी आपको 30 मिनट के आसपास में सॉल्व करना है, ठीक है, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा जो टाइम करेगा वो आपके मैथ में, हिंदी तो आपका बहुत ईजी है, हिंदी 15 से 20 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 15 का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में, 1947 में, 1935 में या फिर 1932 में? आरबीआई की स्थापना की बात कर रहे हैं, आरबीआई की स्थापना। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? देखिए आरबीआई की स्थापना जो आपके 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई का स्थापना हुआ, 35 में आरबीआई की स्थापना हुआ, ठीक है। और आरबीआई की अगर राष्ट्रीयकरण की बात करते, देखिए स्थापना आपके 1935 में हुआ, अगर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई की राष्ट्रीयकरण जो आपके 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? इससे इनकम टैक्स से संबंधित नहीं है। छूट, सरल फार्म, मोड वैट या फिर निर्धारण वर्ष। देखिए इनकम टैक्स से संबंधित नहीं है, वो आपसे पूछा, इनकम टैक्स से संबंधित नहीं है। छूट तो इनकम टैक्स से संबंधित है, थर्ड फॉर्म भी होता है। निर्धारित वर्ष, भाई निर्धारित वर्ष, इनकम टैक्स का एक निर्धारित वर्ष होता है, जैसे कि आयकर का या वित्तीय हम वर्ष कहते हैं तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बट अगर मोड वैट की बात करें, मोड वैट जो है आपके आयकर से संबंधित नहीं है। मोड वैट क्या होता है? ये मॉडिफाइड मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये मोड वैट। और मोड वैट जो इसी का परिवर्तित रूप जो है वर्तमान में जीएसटी बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या? एक अच्छी तरह से सड़े पौधे पशु अपशेष कौन सी खाद का निर्माण करते? देखिए सड़े पौधों का, हरे पौधे होते हैं तो आपका हरी खाद आंसर होता। और पशु अपशेष कौन सी खाद का प्रकार बनाता है? खेतों की खाद, कंपोस्ट, जैव खाद या हरी खाद? ठीक है, आपको पशु के अवशेष और सड़े पौधे, तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा कंपोस्ट बनता है, सिंपल सा आंसर है। आप खेती किसानी जो करते हैं उनको अच्छे ढंग से पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक व नकदी फसल है? ठीक है, भारत की एक व्यापारिक व नकदी यानी कि कैश क्रॉप, क्या है? कैश क्रॉप है, कौन सा है? बाजरा, कपास, धान या फिर ज्वार? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है?
देखिए कैश क्रॉप किसे कहते हैं, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा तैयार की जाती है उसे हम कैश क्रॉप कहते हैं ना। उदाहरण में हम सबसे पहला जो लेते हैं क्या, गन्ना, गन्ना नंबर में, उसके बाद कपास आता है, गन्ना, कपास, तंबाकू, फिर आपके जूट, ये सारे आपके कैश क्रॉप है। ठीक है, बाजरा नहीं है, धान नहीं है, ज्वार नहीं है, इसमें आपका कपास आंसर हो जाएगा, कपास। ठीक है, ऑप्शन आपके बी जो इसमें करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है, किस तरफ, पूरब की तरफ, तो पूर्वी जगह का स्थानीय समय क्या होगा, पूर्वी जगह होगा। ठीक है, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे, या पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, या फिर पश्चिमी स्थानों के समान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। देखिए पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पृथ्वी का घूर्णन पहले आप ध्यान रखिए, पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है, पृथ्वी का घूर्णन जो हमेशा पश्चिम से, कहां से, पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। अब यहाँ आपसे पूछा है जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय मान क्या होगा। भाई पूर्वी जगहों का स्थानीय मान पश्चिम से पूरब घूमती है, अब यहाँ आपके पूरब की तरफ घूम रही है, सिंपल सी है, तो पश्चिम के स्थानीय मानों से क्या होगा, आगे होगा ना थोड़ा। सिंपल सी पूर्वी जगहों का स्थानीय जो समय है, स्थानीय समय जो होगा वो पश्चिम से आगे रहेगा, पश्चिम से आगे रहेगा, किसके, पूर्वी समय आगे होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर पूछा। ठीक है, अंटार्कटिका आपका कौन सा भाई महाद्वीप है, इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, थॉमस पर्वत, या कास्कोस्को पर्वत, या फिर एल्ब्रुस पर्वत, या विंसन मैसिव। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर की बात करते हो तो आपका आंसर होगा विंसन। ठीक है, विंसन मैसिव। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। ये जो है आपके दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से करीबन आपके 1200 किलोमीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, विंध्य, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल, या फिर पूर्वी घाट। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा। देखिए इलायची पहाड़ी की बात करते हैं, ये आपके भारत में, यहाँ पर आपके केरल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और इधर तमिलनाडु के आपके, तमिलनाडु के कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं भैया, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। ऑप्शन आपके 20 में करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इलायची पहाड़ी कहाँ है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पर है, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये जो आपके दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण भारत के पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है, भारत का किस देश के साथ विवाद है तीस्ता नदी के लिए, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, या फिर भूटान के साथ। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर क्या होगा। देखिए तीस्ता नदी का जो है भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत और बांग्लादेश का विवाद है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, जिम योंग किम, या फिर एंटोनियो गुटेरेस, या फिर जियानी झू, या फिर केवी कामत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स विकास बैंक क्या कहते हैं, ब्रिक्स विकास बैंक। ठीक है, ब्रिक्स विकास बैंक, ब्रिक्स विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर होगा केवी कामत जी। ठीक है, केवी कामत, केवी कामत जी है, ये जो आपके 2015 में पहले अध्यक्ष के रूप में इन्हें कार्य किए। और वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है, ब्रिक्स विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, वर्तमान है ब्राजील के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कौन है भैया, पूर्व राष्ट्रपति आपके दिल्मा वाना रोसेफ। ठीक है, दिल्मा वाना रोसेफ, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके।
एनडीबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? दिल्मा वाना रोसेफ। और प्रथम कौन थे 2015 में? केवी कामत। ठीक है, ब्रिक्स विकास बैंक या फिर एनडीबी, ब्रिक्स का ही ये ब्रिक्स विकास बैंक या एनडीबी का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 24। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, मुद्रा से संबंधित, राजधानी से संबंधित, आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है, जिसमें पड़ोसी देश हो गया या फिर हाल में भी आपका नियुक्ति वगैरह या सरकार चेंज हुआ, जैसे आपके नेपाल वाला चेंज हुआ, फिर आपके इंग्लैंड वाला हुआ, आपके ऋषि सुनक जी थे, उनको हरा के नया सरकार बना था। ये सारी घटना आपको ध्यान होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो म्यांमार की मुद्रा की बात करते क्या है? क्वेत है, नायरा है, रियाल है या फिर क्रोन है? पहले आप बताइए म्यांमार की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीटा। ध्यान रखिएगा, नायपीटा जो है म्यांमार की राजधानी, जबकि म्यांमार को पुराना नाम जो है बर्मा था। पुराना नाम क्या है? बर्मा। तो यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा की क्या है? क्वेत है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट जो सही आंसर है, म्यांमार की मुद्रा क्वेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर या फिर 26 जनवरी, 24 अक्टूबर या फिर 24 जनवरी? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुई, ये ध्यान रखिए, स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना आपके 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, 1945 में। अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और यहाँ आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है आपके संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन के रचयिता कौन है? सूरदास जी, मीराबाई जी, नरसिंह मेहता या फिर ज्ञानेश्वर जी? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन के रचयिता। देखिए पुस्तक रचयिता, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। ये लेखक और उनसे संबंधित रचनाएं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, आपसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आपके वैष्णव जन जो है इसके रचयिता पूछा महात्मा गांधी जी के प्रिय भजनों में से, तो इसमें आपका आंसर होगा नरसिंह मेहता जी जो है इस भजन के रचयिता है। ठीक है, नरसिंह मेहता जी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या? 27, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? नेगेटिव अनुसूची में नहीं है, अनुसूची 6 में जो है, अनुसूची 6 में नहीं है। नागालैंड, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? देखिए संविधान के अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य ऐसे हैं जिनका उल्लेख है। 4 राज्य कौन कौन सा है? 4 राज्य क्षेत्र कौन सा? पहला आपका नाम आएगा असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम, मिजोरम। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो जनजातीय क्षेत्र है, उसका उल्लेख मिलती है आपके राज्य कौन सा हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो है नागालैंड, जो नागालैंड जो है इस अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका चौथा कौन सा हो गया? मेघालय, इसका उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा? भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? ठीक है, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचित? देखिए संविधान लागू होना, देखिए पूर्ण रूप से अपनाया गया था संविधान को आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में जो, और आपके 26 जनवरी 1950 में जो इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ना, गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपसे पूछा भारत का संविधान लागू होने के समय, जब लागू हुआ था उस समय जो है कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 104 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियां, या फिर 318 अनुच्छेद, 27 अनुसूचियां, या फिर 45 अनुच्छेद, 14 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां? आपसे भाग नहीं पूछा। ठीक है, किसी क्वेश्चन भाग भी पूछ सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा? देखिए जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां, और भाग भाग आपके 22। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछे वर्तमान में अनुसूचियां कितने हो गया भाई? अनुसूचित समय 12। ठीक है, पहले कितने थे? 8 थे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, भारत की आकस्मिक निधि से या समेकित कोष से या भारत के संवैधानिक खाता से या फिर आरबीआई। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। भारत के जो है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात करते हैं तो ये जो समेकित कोष से दिया जाता है, भारत का समेकित कोष जो इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन है समेकित कोष क्या होता है, समेकित कोष में धन कहाँ से अर्जित होती है, तो एक तो आपके राजस्व से, कहाँ से, राजस्व से, फिर ऋण से, जो ऋण दिया जाता है ऋण से, और ऋण का पुनर्भुगतान से धन अर्जित किया जाता है समेकित कोष में। उसी में से आपके लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन और विशाल जो है बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, जैन संग्रहालय मथुरा का, या बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर का, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर का, या राज्य संग्रहालय लखनऊ। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के लिए पूछा, उत्तर प्रदेश संबंधित क्वेश्चन आपका बनना ही है ना, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय, बहुउद्देशीय, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, राज्य संग्रहालय लखनऊ। ऑप्शन आपके डी जो करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुआ था भैया, इसकी स्थापना जो आपके 1863 हुआ था, 1863। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 31। देखिए 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ठीक है, प्रसिद्ध गायिका, पहला नाम आपकी गिरिजा देवी जी के, दूसरा किशोरी मोनकर, या फिर वसुंधरा कोमकाली, या फिर हीराबाई बरोड़कर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका जिनको उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कह के बुलाए जाते थे, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, अप्पा जी कह के बुलाया जाता था गिरिजा देवी जी को। ठीक है, ऑप्शन आपके फर्स्ट जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। इनको जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित भी किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुलिस भर्ती से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहा है, लखनऊ में, मुरादाबाद में, कानपुर में, या फिर अलीगढ़ में। बताएं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो रहा है। देखिए क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते चलिए, दूसरों को शेयर करिए और कमेंट करते रहिए सही आंसर। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, मुरादाबाद में। ऑप्शन आपके इसमें बी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मुरादाबाद आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपके बी जो है करेक्ट आंसर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में है। ठीक है, ये जो है पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है। ये भी लास्ट अपने प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था आपको, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड पूछा, 822 है, 922 है, 1022 है, या 722 है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ टोटल अगर जिले की बात करती है तो आपको पता होगा 75 हो गया, मंडल की बात करते हैं ये ध्यान रखिएगा, मंडल आपकी कितना 18 है, शहरी या फिर नगरीय निकाय कितना, शहरी या नगरीय निकाय कितने हैं, तो ये कितने हैं 915, कितने हैं 915। आपसे पूछेगा नए पंचायत कितने हैं, नए पंचायत कितने हैं, नए पंचायत कितने हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 8135 है। ठीक है, और विकास खंड की बात करते हैं तो विकास खंड कितने हैं, विकास खंड 822, लेकिन वर्तमान में 825 है। कितने हैं 825 है वर्तमान में कितने हैं 825 है, इसकी संख्या बढ़कर 825 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ 825 ऑप्शन नहीं है, 822 है, तो 822 में जाएंगे, हमारा ऑप्शन पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 34 नंबर क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, 1948 में, 1950 में, 52 में, या 1945 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट कब पारित हुआ, 48 में, 1948 में पारित हुआ, 1948 में। ठीक है, 1948 में जो है उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया, हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था, कब,
1947 में, 1957 में, 1968 में या 1977 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1951, ठीक है, 1951 के तहत हिंदी को जब उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक भाषा बन गया। राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत जो है हिंदी जो है उत्तर प्रदेश का राज्य प्रशासन भाषा बन गया। लेकिन इसको अनिवार्य कब किया? अनिवार्य कब किया? अनिवार्य रूप से कब घोषित किया? 1968 में, 1968 में, ठीक है। अगर भारत की बात करते हैं 1968 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के दूसरा लैंग्वेज कौन सा? सेकंड वाला, सेकंड आप ध्यान रखिएगा, उर्दू, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के राजभाषा, भारत के राजभाषा क्या है और कौन से आर्टिकल में? तो आप ध्यान रखिए, भारत के राजभाषा जो है, ठीक है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा आपके 343 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 343 में देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है, हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की? ठीक है, किस देश की सरकार को, किस देश की सरकार को जो चीन ने मान्यता प्रदान की? अफगानिस्तान को, ताइवान को, या फिर पाकिस्तान को, या फिर अजरबैजान को? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? भाई किस देश की सरकार को जो है चीन ने मान्यता प्रदान की? तो इसमें आपका आंसर होगा अफगानिस्तान। भैया अफगानिस्तान क्यों है? भाई अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में क्या है? तालिबानी सरकार की, तालिबान सरकार उसको चला रही है ना, तालिबान सरकार, क्योंकि तालिबान एक आतंकी संगठन है और जिसने अफगानिस्तान सरकार को हराकर सत्ता अपने हाथ में लेके बैठा है, और चीन ने उस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है। किसको? तालिबान को। तो तालिबान जो आतंकी संगठन है, कहां पर? अफगानिस्तान में अपना कब्जा कर लिया, और इस सरकार को, तालिबान सरकार को जो है चीन ने मान्यता प्रदान की। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है? हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर रहे? ठीक है, किस देश के सुल्तान जो है भारत यात्रा पर रहे? संयुक्त अरब अमीरात के, या सऊदी अरब के, या ओमान के, या फिर यमन के? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर थे? तो इसमें आंसर होगा यमन के। कौन से देश के? यमन देश के सुल्तान भारत यात्रा पर थे। कब? दिसंबर में। कब? दिसंबर 2024 में, ठीक है। अगर आपसे सुल्तान का नाम पूछे कौन है? हैतम, हैतम बिन तारिक, हैतम बिन तारिक साहब है जो यमन देश के सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 38। जीएस में आपके 38 ही क्वेश्चन होगा, बाकी आपकी हिंदी, रीजनिंग और मैथ। देखिए आपके हिंदी, रीजनिंग, मैथ फुल प्रैक्टिस सेट की क्लासेस मैंने काफी कराया, उन क्लासों का लिंक आपको मिल जाएंगे। उसमें देखिए टारगेट इंग्लिश में फुल प्रैक्टिस मैराथन क्लास भी होगा, ठीक है। आगे भी क्लास रखेंगे, आप क्लास में जुड़ते रहिए रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिसंबर 2023 में जो है किस बैंक ने भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, दिसंबर 2023 में जो है किस बैंक ने जो भारत में किसकी? भाई सौर ऊर्जा या सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक, बैंक होगा, बैंक के साथ समझौता किया। कौन से बैंक से? जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या फिर एचडीएफसी ने? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है, ठीक है, जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन आपके इसमें पहला जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस समझौते के तहत जो 70 मिलियन, कितना? 70 मिलियन यूरो, 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया गया जर्मन विकास बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कमेंट करते रहिएगा आप सभी लोग, बाद में आप लोग अपना स्कोर शेयर करिएगा, आप लोगों का स्कोर क्या होता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या, ध्वनि मापक इकाई को कहती है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहती है? कैलोरी, फारेनहाइट, न्यूटन, या फिर डेसिबल? बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? साउंड, साउंड को मेजर कौन सी इकाई में किया जाता है? देखिए कैलोरी तो आपको ऊर्जा के लिए होता है ना, कैलोरी किसका मापक है भाई? ऊर्जा का। फारेनहाइट आपका टेम्परेचर, इनके ताप का हो गया, है ना। न्यूटन आपका किसके? न्यूटन आपके बल के लिए। और डेसिबल, डेसिबल जो आपके साउंड के लिए, इनके ध्वनि मापक इकाई। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी? सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अभी आप लोगों का स्कोर अच्छा खासा बनना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम के कुछ ही दिन रह गए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी जो है वर्तमान तकनीक है। और एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? एलईडी का विस्तारित रूप मतलब फुल फॉर्म पूछा आपसे, लेजर एमिटिंग डायोड, या फिर लीन एमिटिंग डायोड, या फिर लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर लो एमिटिंग डायोड? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एलईडी का फुल फॉर्म पूछा आपसे, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग
डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इनका ऑप्शन आपके इसमें सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो देखिए एलईडी जो है एक प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक डायोड होता है, अर्धचालक डायोड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कमेंट करिए। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या फिर थानेश्वर? बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपका क्या होगा। देखिए हर्षवर्धन जो आपके कौन से वंश के? पुष्पभूति वंश के। कौन से? पुष्पभूति वंश के शासक थे, पुष्पभूति वंश के शासक थे। और इन्होंने राजधानी जो थानेश्वर से कन्नौज बनाया था। ठीक है, पहले थानेश्वर था पुष्पभूति वंश की राजधानी, उसके बाद उसके बाद हर्षवर्धन ने अपना राजधानी कन्नौज बनाया। ठीक, कन्नौज को अपना राजधानी बनाया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आपका फोर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पूछा आपसे, अजंता गुफाओं का निर्माण काल, अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल या आधुनिक काल? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा। अजंता गुफाओं का निर्माण काल पूछा। देखिए अजंता की गुफा जो आपके गुप्त काल में बना था, ये गुप्त काल में। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा। अजंता गुफा जो है बौद्ध धर्म की जो महान शाखा है, दो शाखाएं हीनयान और महान, तो महान शाखा द्वारा प्रेरित है अजंता की गुफा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए अजंता की गुफा कहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव का है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? दीन पनाह शहर यमुना नदी के तट के किनारे अकबर ने, शाहजहां ने या फिर हुमायूं ने या जहांगीर ने? बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या है। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने जो है दीन पनाह शहर की नींव रखी थी। कब? आपका 1533 में, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने जो है दीन पनाह नाम से एक पुस्तकालय लाइब्रेरी बनाया था। ठीक है, पुस्तकालय भी इन्हें पनाह नाम से हुमायूं ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स क्या है? परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व है, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? किस ब्लॉक से संबंधित है आपसे पूछे। ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक। तो अबव वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग देखना आपको। परमाणु संख्या 46, देखिए परमाणु संख्या 46, इसमें तत्व का नाम बताइए। तत्व क्या है? पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम, पैलेडियम इसको हम किसे पीडी से, पी सिंबल से दर्शाती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 46 का। देखिए हमें ब्लॉक पूछा है तो अबव नियम से ही देखेंगे। तो पहला होगा 1s² फिर 2s², फिर आपके 2p6 ये तो होता है, 3s², 3p6, 3d10, फिर आपके 4s², 4p6, फिर आपके हो जाएंगे 4d10। देखिए पहले में हो गया 2, दूसरे में कितना हो रहा है 8, फिर आपके कितना हो रहा है 10 से 18, फिर आपके 18। कौन से ब्लॉक में हो रहा है? आपसे खाली ब्लॉक पूछा है तो इसमें लास्ट में डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक होगा। ऑप्शन आपके डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। परमाणु संख्या 46 वाला तत्व जो है आवधिक तालिका के किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में है। ठीक है, डी ब्लॉक में। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इजी क्वेश्चन है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, कितने परसेंट ये पूछा है? 50%, 75%, 60% या फिर 100%? देखिए सोने की जो शुद्धता है ना, ठीक है, गोल्ड का जो प्योरिटी है तो कैरेट में मेजर करते हैं। किसमें? कैरेट में मेजर करते हैं। ठीक है, और हीरे का भार को भी कैरेट से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, सोने की शुद्धता तथा हीरे की भार को कैरेट से दर्शाए जाते हैं। और जो है शुद्ध सोना जिसे हम बोलेंगे, शुद्ध शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। अगर शुद्ध सोने की बात करें तो 24 कैरेट का आपका शुद्ध सोना होता है। आपसे पूछा 18 कैरेट में जो है शुद्ध सोना पाया जाता है, 18 कैरेट में कितना परसेंट जो है शुद्ध सोना होगा? तो अब निकाल लीजिए 18 कैरेट। देखिए भाई परसेंटेज निकालना है, 18 का निकालना है कि 24 की रेशियो में, तो 18/24 हो जाएगा, गुना हम 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा, है ना। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4 से काटोगे 25, 25 थी आपकी कितना हो जाएगा 75, 75% हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 75%। ठीक है, 18 कैरेट कितना परसेंट हो गया? 18 कैरेट में शुद्धता 75% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। मतलब कौन से राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, जिम कार्बेट में या रणथंभौर में या फिर काजीरंगा में या फिर बांदीपुर में। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाई जाती है, तो इसमें आपका आंसर होगा काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा होगा, ऑप्शन आपका सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये के आसाम राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में, आसाम राज्य में। ठीक है, अगर जिले की बात करें तो गोलाघाट, गोलाघाट नौगांव में। ठीक है, गोलाघाट नौगांव जिले में। ठीक है, नौगांव जिले में जो है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या पूछा, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ये तो इजी क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बताइए, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, इनके नाम जफर भी लगते हैं। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब या फिर जहांगीर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा। भारत का अंतिम मुगल बादशाह, देखिए अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति है, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और इसी कारण जो है इसी कारण इन्हें जो है अंग्रेजों ने जो है गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी, या हम बोल सकते हैं गरमपंथी, किस सत्र में विभाजित हुए। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथी और गरमपंथी में, ये किस सत्र में विभाजित हुए थे, मद्रास वाले में, मुंबई, कलकत्ता या फिर सूरत अधिवेशन। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी जो किस सत्र में विभाजित हुआ, तो ध्यान रखिए सूरत अधिवेशन में हुआ था, सूरत सत्र में। और ये सूरत सत्र कब हुआ था, आप ध्यान रखिएगा, सन 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 1907 में हुआ था। कहां पर हुआ था, सूरत में हुआ था। और इसी सत्र में जो है नरम दल और गरम दल या चरमपंथी में विभाजित हो गए थे कांग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड रीडिंग या फिर आर्थर वेलेजली। बताए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय पूछा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का अगर डेट पूछा तो 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला, 1945 तक। उस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट लिनलिथगो। लिनलिथगो जो आपके 36 से लेकर 1936 से लेकर 1943 तक 1943 तक जो भारत के वायसराय रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, मथुरा में, बस्तर में, भोपाल में या फिर इम्फाल में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। देखिए तो इसमें आपका आंसर होगा भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है। ठीक है, क्षतिग्रस्त जो विमाणुओं को हटाने में सक्षम है कौन सा अंग है, अबटो ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या फिर अस्थि मज्जा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा। बोन मैरो तो भाई बर्न करती है, तो जन्म देती है ना, हटाते थोड़ी ना, क्षतिग्रस्त को हटाने का कार्य नहीं करते हैं। क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में कौन, तिल्ली, तिल्ली जो है तिल्ली सहायक होते हैं, तिल्ली सहायक। देखिए तिल्ली जो है जिसे हम पिलीहा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिलीहा, पिलीहा भी कहते हैं। तो पिलिया जब मानव उदर में स्थित है, कहाँ पर, उदर का भाग, उदर का भाग है। ठीक, कौन से हिस्से का भाग है, उदर के हिस्से का भाग है, जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ जो क्षतिग्रस्त जो लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी जो नष्ट हो जाती है उसको हटाने का भी काम करती है। इसीलिए आरबीसी का, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र गृह भी कहती है, कब्रस्थान भी कहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरबीसी का कब्र गृह किसे कहते हैं, तो आपका होगा पीलिया आंसर या फिर तिल्ली, प्लीज जिसे बोलेंगे प्लीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए पेपर आपके नियरेस्ट है, इसलिए ज्यादा हम इधर उधर की बात ना करके केवल तैयारी में ध्यान दीजिए। आप लोग डेली क्लास में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट डेली हम लेके आ रहे हैं, तो डेली आप जुड़ते जाइए, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और हम इधर उधर की बात ना करके केवल हम स्टडी पे ध्यान देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ देखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या,
पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन सा ऊतक होता है? फ्लोएम या फिर कुलेनकाइमा या फिर जाइलम या फिर स्क्लेरोकाइमा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पौधों में पानी का परिवहन के लिए, ठीक है, संवहनी ऊतक की बात करती है तो आपका आंसर आएगा जाइलम। जाइलम काम करता है इसका। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जो रूट, जाइलम जो आपके रूट से, ठीक है, रूट से पत्तियों तक जो पानी को पहुंचाने का कार्य करते हैं, पानी को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जल पहुंचाते हैं कौन? जाइलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? आपका जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसके साथ साथ क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिल से मिलकर आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए कंप्लीट करते हैं, जिससे जिससे क्या होता है? प्लांट को या पौधों को एनर्जी मिलती है। अब एक पॉइंट यहाँ आता है, जाइलम जो होती है, जाइलम जो है पानी को ऊपर तो ले जाती है, नीचे नहीं आती भैया। ठीक है, तो ये जो है यूनि डायरेक्शन है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है, ऊपर से नीचे की तरफ यूनि डायरेक्शन में चलती है, यूनि डायरेक्शन। और इसके साथ साथ दूसरा आपके जो टिश्यू होता है फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करते हैं? यहाँ पर जो आपके प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको पौधों के दूसरे भागों तक, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो ऊपर कोई ब्रांच हो, फ्लावर हो, हर जगह पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपसे अगर फ्लोएम पूछे डायरेक्शन की बात करें तो ये आपके बाय डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शन बोल सकते हैं। बहुत दिशात्मक है इसके जो है, जो एनर्जी को दूसरे भागों में पहुंचाती है, यहाँ जो खाना बना उसको दूसरी जगह पे पहुंचाने का कार्य करता है, तो ये हर डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जाइलम जो है केवल एक ही डायरेक्शन में। कई बार पूछते हैं जाइलम का आपके डायरेक्शन पूछेंगे, दिशा क्या होता है? एकात्मक, और फ्लोएम का बहुदिशात्मक। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है अक्टूबर 1955, जून 2000, या फिर फरवरी 1980, या फिर जुलाई 2015। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है कब लागू हुई, आपसे पूछा, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें आंसर होगा जून 2000 में हुआ था। ठीक है, जून 2000 में हुआ था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। 16 क्या है? पूर्ण रूप से जीएसटी, क्या है? जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी, यानी कि जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? राजा तलिया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स समिति, या फिर जीएसटी परिषद, या फिर मनमोहन सिंह आयोग? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? जीएसटी की सिफारिश। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक प्रकार का, किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट वाला। ठीक है, और जीएसटी कब लागू आपसे पूछे तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2000। ठीक है, 2017 में जो पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया था। लेकिन जीएसटी जो बना वो किसके सिफारिश से? तो विजय केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा। ठीक है, सिफारिश किसका था भाई? विजय केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा की गई थी। क्लियर है? जीएसटी से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। 17 क्या है? चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कैसे? चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर, एड्रीन, लवण जल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? अगर आप खेती बाड़ी से हो तो आपको इसका नॉलेज बिल्कुल होगा। देखिए चींटियों से हमले से फसलों की जो सुरक्षा के लिए हम कीटनाशक कौन सा प्रयोग करते हैं? कपूर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, क्योंकि कपूर का जो गंध होती है ना वो चींटियों को फसलों से दूर रखता है, चींटियों को फसलों से दूर रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा और अपने स्कोर लास्ट में चेक करिएगा आपका स्कोर क्या बने। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल चाय, चीनी, चावल, या फिर कपास? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये भी बताइएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? पहले आप बताइए पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल। देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल चावल। ऑप्शन आपका इसमें सी जो है करेक्ट आंसर होगा, चावल। ठीक है, भारत में चावल उत्पादक में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन में पहला स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 19। 19 क्या है? विश्व में सर्वाधिक
बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? ये भी इजी क्वेश्चन है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, भारत या फिर रूस? विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर है भाई? अंटार्कटिका में है ना। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 20। 20 क्या? किस नदी पर सुखपुर बैराज स्थित है? सुखपुर बैराज गंगा, सिंधु, सतलज या फिर महानदी? सुखपुर बैराज कहाँ पर स्थित है? देखिए सुखपुर बैराज जो आपके कौन सा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो सिंधु नदी है, ठीक है, कौन सा नदी? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये जो है बैराज जो कब बना, आपके ध्यान रखिएगा कि ये अंग्रेजों के शासनकाल के ब्रिटिश शासनकाल 1923 और 1932 के बिटवीन बना, ठीक है। ये अंग्रेजों के टाइम बना, ब्रिटिश के बना, ब्रिटिश शासनकाल, ठीक है, सुखपुर बैराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरूमध्य जो है या खाड़ी अलग करता है? कौन सा जो है खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकावा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जल डमरूमध्य? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरूमध्य जो है या खाड़ी अलग करता है? तो अब इसका आंसर ध्यान रखिएगा, वो दीजिए पाक जल। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, प्रीवियस सेट देखोगे क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में? गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या? जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात देखिए भारत के कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन आपके इसमें बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, जोग जलप्रपात को और एक नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए, अन्य नाम क्या है इसका? गरसुप्पा, ठीक है, गरसुप्पा भी आ सकता है पेपर में, गरसुप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय क्या? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय पूछा आपसे। मुख्यालय आपके देखिए, मुख्यालय संबंधित मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्वेश्चन अभी लास्ट पेपर में बना था आपके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है ना, तो इसी प्रकार का मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन बनता है, ब्रिक्स वाला, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है केप टाउन, बीजिंग, ब्राजीलिया या फिर नई दिल्ली। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप ध्यान रखिए, ये आपका होगा बीजिंग, बीजिंग होगा। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा 23 का, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की बात करें तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना दोस्तों इसका आपका 15 जून 2001 को हुआ था, 2001, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। अच्छा, बीजिंग कौन सा कंट्री? ये भी ध्यान रखिए कि ये चीन में, बीजिंग चीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? देखिए इसमें भी ये टाइप के क्वेश्चन तो कब बनना, ठीक है। कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? राजधानी से संबंधित आजकल हर पेपर में मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो राजधानी आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया या ऑस्ट्रेलिया? आप कहेंगे कितने कंट्रियों का लर्न करेंगे, तो उन कंट्रियों को कम से कम लर्न करें। एक तो आपके पड़ोसी जितने आपकी कंट्री है सारे लर्न कर लीजिए, चाहे श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, आपके चीन, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, इनके जरूर लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ये सब लर्न कर लीजिए। और जो अभी हाईलाइटेड जहाँ पर अभी करंट में जो नियुक्तियां या सरकार चेंज हुई है, जैसे आपके इंग्लैंड वाला हो जाएगा, ऋषि सुनक का जो सरकार, ऋषि सुनक जो हार गया, ठीक है, आपके नेपाल वाला हो गया। तो ये जो करंट में है उन देशों की कम से कम राजधानियां, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इनका जरूर थोड़ा एक स्टडी कर लीजिएगा। आपका 1 या 2 नंबर, तो आपका इसमें 2 नंबर पक्का बनेगा, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा? कैनबरा जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन है अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया। देखिए अल्जेरिया का तो राजधानी जो है क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है ना, अल्जीयर्स, ठीक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। बोलीविया की राजधानी सुक्रे, सुक्रे, ध्यान रखिएगा। और कैनबरा कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन आपके डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज क्लाउड ने, सैमुअल फोल्ड ने या मार्टिन कपूर ने या फिर विलियम कुलेन ने? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 25। नियॉन नियलम क्या है? एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है ये, ठीक है। इसके अगर आविष्कार की बात करें तो जॉर्ज क्लाउड ने किया था। ऑप्शन आपका पहला जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, कब किया था? 1910 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 26। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफी डिफिकल्ट है, जैसे अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है ना, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम,
अरुंधति रॉय या फिर एमजे अकबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आ रहा है आपका? विंग्स ऑफ फायर। देखिए विंग्स ऑफ फायर का है या फिर विजन 2020, विजन 2020, ये दोनों पुस्तक का लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी है। और ये काफी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। और दूसरा विजन 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या पूछा आपसे? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? जब पहली बार अपनाया गया तब, जैसे आपका क्वेश्चन संविधान पूर्ण रूप से कब कंप्लीट हुआ, उससे अपनाया कब गया था, तो ये आपका ध्यान रखिएगा आपके नवंबर, तो आपका ध्यान रखिए 26 नवंबर 1949 में। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, लागू कब किए थे, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, कब? 26 जनवरी 1950 है ना, 1950 को जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आपसे पूछा जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब जो इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, 415, 440 या 375। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद आपका था 395। अगर आपसे अनुसूची पूछे, अनुसूची कितने थे उस समय? अनुसूची जो है 8, भाग भाग आपके 22, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अनुसूची जो है वर्तमान में अगर पूछे, वर्तमान में टोटल अनुसूची कितने हो गया? इसमें 8 था पहले, अब 12 हो गया। कितना हो गया? 12, ठीक है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद आपका 395 थे। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। अगर अनुसूची पूछते आपसे तो 8 होता, ठीक है। अगर वर्तमान अनुसूची पूछे तो 12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से? देखिए हमारे संविधान का कई पार्ट अलग अलग देशों से लिया गया है ना, जैसे फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से या गौरवशाली क्रांति से, ठीक है। हमारी जो प्रस्तावना, संविधान में जो प्रस्तावना है, इसमें स्वतंत्रता, समानता व बंधुता जो है किस देश के आदर्शों से लिया गया, तो इसमें आंसर होगा आपका फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। ऑप्शन आपका पहला इसमें करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसीसी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता पूछा है, कितनी आयु होना चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 45 वर्ष। न्यूनतम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा आपसे, अधिकतम नहीं। न्यूनतम कितना है? न्यूनतम 35 होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा? उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में या फिर झांसी में या फिर बनारस? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या? उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, कौन सी विश्वविद्यालय? संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है। ऑप्शन आपके डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वाराणसी जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना आपके 1781 में हुआ था, 1731 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित? आपसे पूछा एटा, इटावा, औरैया या फिर फिरोजाबाद, ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान जो कौन से जिले से संबंधित? आपका इसमें आंसर होगा इटावा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका कब हुआ था? 1894 में उत्तर प्रदेश के इटावा गांव हुआ था। क्या हुआ था? इटावा गांव हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 32। 32 क्या है? गुप्त काल में टेराकोटा कोटा यानी कि पक्की मिट्टी, ईंट कहते हैं, ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में या वाराणसी में? गुप्त काल में बना टेराकोटा जो पक्की मिट्टी, जिसे हम ईंट कहते हैं, ईंट से बना हुआ भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह पे है? चित्रकूट में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है या फिर वाराणसी में? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कानपुर में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है भीतरगांव मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। भीतरगांव मंदिर जो आपके कानपुर में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक, देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जेबी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी? बताए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? 33 का अखिल भारतीय सेवाओं के अगर जनक की बात करती है तो जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा। जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। और सरदार पटेल जी कौन थे भाई? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उप
प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में आयोजित देखिए कपिल मेला जो है किस समुदाय धर्म से पूछा, तो इसमें आपका आंसर होगा जैन। ठीक है, जैन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैन समुदाय से संबंधित है। देखिए कपिल मेला जो है, देखिए कपिल मेला जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित है। और ये जो उत्तर प्रदेश के कौन सी जिले में? फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में जो है प्रति वर्ष मनाया जाता है, प्रति वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए 35 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या फिर कन्नौज? उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका तो क्वेश्चन बनेगा ही। उत्तर प्रदेश संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास भी है और आप प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आपका बनना ही है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज को जो है उत्तर प्रदेश का पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? कन्नौज शहर वर्तमान में जो है, वर्तमान में किस लिए फेमस है? अगर आपसे पूछे वर्तमान में किस लिए फेमस है, तो एक तो गुलाब जल के लिए, गुलाब जल के लिए जाना जाता है। दूसरा, दूसरा कि इत्र के लिए। ठीक है, इत्र यानी कि परफ्यूम के लिए। ठीक है, और सुगंधित जो पदार्थ बनते हैं उसके लिए जाना जाता है कन्नौज शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया? रितेश लिमिटेड या फिर आयरकॉन लिमिटेड या फिर आयरकॉन या फिर उपयुक्त दोनों या फिर एचसीएल? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? ठीक है, दो कंपनी कौन से जिसे नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान हुआ? तो इसमें आपका आंसर होगा एक तो रितेश हो जाएंगे, दूसरा आपके आयर कॉर्न। ठीक है, तो इसमें आपके उपयुक्त दोनों आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आरआईटीएस लिमिटेड और आयर सीओ ने दोनों कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया। और आपसे अगर पूछे नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो संख्या अगर पूछे नवरत्न कंपनी कितने? 16 है। यानी कि कितना है? 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए 37 क्या है? दिसंबर 2023 में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे सुरक्षित शहर लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या फिर इंदौर? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो? देखिए एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, दिसंबर 2023 में जो जारी हुआ के अकॉर्डिंग भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या? ये भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? निर्मला सीतारमन जी या रोशनी नादर जी या फिर स्मृति ईरानी जी या फिर इरो शर्मिला जी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? ठीक है, हाल ही में जारी हुआ 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान मिला? निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी जो वित्त मंत्री है आपके। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत के 4 महिलाएं इसमें 100 की जो सूची है इसमें भारत की कितने महिलाएं शामिल है? 4 महिलाएं। ठीक है, 4 महिलाएं शामिल है इसमें। क्लियर है? तो आपका 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में, फटाफट जोड़िए और क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। ठीक है, आपको जो है 30 मिनट से पहले जो है क्लास को कंप्लीट करना। आप लोग घर बैठे भी अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो जीएस के पोर्शन जो 38 क्वेश्चन है उसमें आप टारगेट ये बनाइए कि आप लोगों का ये 38 क्वेश्चन जो है 30 मिनट से पहले पहले सॉल्व हो जाए। ठीक है, वरना जो आपके टाइम मैनेजमेंट खराब हो सकता है। पहले से आप टाइम मैनेजमेंट करके अगर प्रैक्टिस सेट घर बैठे सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लगे तो आपको उसमें कुछ डाउट है उसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी में भी ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। आप लोगों का आंसर फटाफट आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन आपके न्यूटन, टेस्ला, अर्ग या फिर वेबर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? देखिए न्यूटन, तो न्यूटन किसकी मात्रक है? न्यूटन आपका आपका किसके बल का मात्रक न्यूटन होता है ना।
और ये आपके सीजीएस पद्धति में ना, सीजीएस पद्धति में ये आपका किसका, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अब ऐसा ही में होता है आपका जूल, जूल होता है ना ऊर्जा का मात्रक। और बेवर की बात करें, बेवर तो आपका चुंबकीय, चुंबकीय फ्लास्क की मात्रक है, चुंबकीय फ्लास्क की। आपसे पूछा है चुंबकीय चालक घनत्व, तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। टेस्ला होगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या हो गया, टेस्ला। क्लियर है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके द्रव्य का घनत्व मापने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एनोमीटर का, बेबोमीटर का, इडियोमीटर का या फिर पिक्नोमीटर का। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर की प्रैक्टिस सेट है भैया, प्रैक्टिस सेट में आप लोग एक्टिव रहेंगे, आप लोग अपना स्कोर जानेंगे कि अभी आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल तक है, तो ये आपको मजा आएगा। आपका आगे का जो प्लान होगा या रणनीति होगा तैयारी की, उसके बारे में भी आपको एनालाइज आराम से कर सकते हो। अगर आपके नंबर कम आ रहे तो और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। इधर अगर नंबर सही भी आ रहा है तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी किस टॉपिक में थोड़ा डाउट है, उस टॉपिक को क्लियर करना है ना। इसलिए जो प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट का एनालाइज जरूर करिए। देखिए इसमें आपसे पूछा है द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन देखिए एनियोमीटर। देखिए एनियोमीटर वायु का वेग मापने के लिए होता है, वायु का वेग जो है वेग नापने का एनियोमीटर उपकरण है। बेवोमीटर, देखिए बेवोमीटर क्या है, बेवोमीटर मिट्टी के आंतरिक गुण नापने के लिए, किसके लिए, मिट्टी के आंतरिक गुण, आंतरिक गुण नापने के लिए होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट आपके पिक्नोमीटर, ये जो आपके द्रव घनत्व मापने के लिए यूज करते हैं, आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। और आपसे यूडोमीटर पूछे तो गैसों के मिश्रण का आयतन, ठीक है, गैसों के मिश्रण, मिश्रण का आयतन नापने के लिए यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है क्या, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य राजवंश की, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है आपकी यूपी प्लस में भी, जितने एग्जाम है उसमें भी ये छाप देती है। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या फिर पुष्यमित्र। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, बृहदत्त होगा, है ना। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहदत्त। बृहदत्त को जो है, बृहदत्त को जो उसके सेनापति ने हत्या कर दिया और शुक वंश की स्थापना की, ठीक है। किसने हत्या किया था, पुष्यमित्र शुक ने हत्या किया। किसने, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग ने इनका हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया था। बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आपका 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, पारसी धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो ये त्रिपिटक जो आपका एक ग्रंथ है तो किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। त्रिपिटक, देखिए त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म का है, ठीक है। बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है भगवान बुद्ध जी के उपदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश ने, किस राजवंश से है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट, पाल या फिर गंग या फिर कलिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, देखिए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में किसने किया था, राजा अनंत अनंत वर्मन गंगदेव, ठीक है। अनंत वर्मन गंगदेव ने किए थे 12वीं शताब्दी में। कब किए थे, 12वीं शताब्दी में किए थे। तो आपसे इसमें पूछा है किस राजवंश के शासक ने किए थे, तो गंग शासक वंश, ठीक है। आपका ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत वर्मन गंगदेव जी ने किए थे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, कब, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसमें आपके राजवंश पूछा है तो कैंसर हो जाएगा गंग राजवंश। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को भूजे चूने से गुजारा जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, है ना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को जो भूजे चूने से गुजारा जाता है। भूजे चूने का फार्मूला क्या होता है, भुजा हुआ चूना, यानी कि आपका CaOH का वोल्टेज, ये आपका भुजे हुए चूना है। तो इसमें जो है कौन सी गैस का रिएक्शन कराया जाता है, देखिए अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके हाइड्रोजन ऑप्शन देके रखा है।
क्या होगा, देखिए आप फार्मूले देखते हो CaO Cl2, तो CaO तो इसमें है। अब देखो इसमें क्या कौन सी गैस है, इसमें क्लोरीन गैस है, फार्मूले में से आपको दिखाई दे रहा है क्लोरीन गैस है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। क्या होगा, क्लोरीन गैस से गुजारा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क, जिंक का अयस्क पूछा आपके, स्फेलेराइट या फिर बोनाइट या फिर स्फाटिक या चाकोसाइड। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा, कौन सा जो है इसमें जिंक का एक अयस्क है। देखिए जिंक अयस्क पूछा है आपका, तो आंसर होगा स्फेलेराइट, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जिंक का अयस्क देखिए एक आता है आपका कैलेमाइन, देखिए कैलेमाइन बहुत आता है, कैलेमाइन ये भी जिंक का प्रमुख अयस्कों में से एक है, ठीक है, कैलेमाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ठीक है, कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर होगा, कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है भैया, ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन इसमें डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, देखिए किसने पूर्ण करवाया आपसे, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, जहांगीर ने, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण की बात करते हैं, इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, जो आपके गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे। लेकिन इसको पूर्ण किसने किए थे, पूर्ण किए थे इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपसे पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, तो किसमें आंसर होगा, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, या कौन थे, महात्मा गांधी जी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, या विनोबा भावे। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा, भूदान आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता जी कौन थे, तो इसमें आपका आंसर होगा विनोबा भावे जी। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति, क्या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे जो है मास्टर दा कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, बाल गंगाधर तिलक, या फिर बिपिन चंद्र पाल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। देखिए भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करने वाले जितने प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उसमें जो है सूर्य सेन को, किन्हें, सूर्य सेन जी को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, मास्टर दा कहा जाता है, ठीक है जी, मास्टर दा से संबोधित किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तबला, सितार, बांसुरी, या फिर शहनाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, अरविंद पारिक, ठीक है, अरविंद पारिक कौन से जो है संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए है, इसमें आंसर होगा सितार, ठीक है, ऑप्शन आपके बी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनिए, गेंदा, बेड, मूल, आलू, या फिर अदरक। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों से आपको पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा। देखिए पुनरुत्पादक की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होगा, आलू होगा ना, आलू होगा आंसर, ऑप्शन रखिए सी जो है करेक्ट आंसर होगा आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। इस पे आंख का रंग चाहे वो काला हो रहा हो, भाई वो रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। वो रंग द्रव्य होता कहाँ पर, आइरिस, कार्निया, फेस, या फिर लेंस कहाँ होता है, आंख के किस स्थान पर स्थित होता है, तो आप ध्यान रखिएगा आइरिस, क्या होगा आइरिस। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित जो रंग द्रव्य है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, आइरिस जो आपका एक पारदर्शी झिल्ली है, ठीक है, पारदर्शी पारदर्शी एक झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है,
जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, देखिए मेल और फीमेल से जो गैमेट बनता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इग्मनस, भ्रूण, डिंब या फिर शुक्राणु। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा। इसमें गैमेट्स गैमेट्स की बात की भाई इग्मनस कहेंगे ना, इसे इग्मनस, इग्मनस आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपकी करेक्ट आंसर है। जीवित प्राणी में निषेचन के दौरान जो नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका प्रणाली में होता है, जिसे क्या कहते हैं, इग्मनस कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो है अनुमानित किया जाता है गरीबी सूचकांक के द्वारा, लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा, ये बी समूहन सूचक द्वारा, या गरीबी रेखा से नीचे। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। देखिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात, अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात जो है देखिए आप जानेंगे, देश में निर्धन लोगों की संख्या, देश में निर्धन लोगों की संख्या, लोगों की संख्या अपॉन बटे आपका आ जाता है देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है, और इसको गुना कर देती है 100 से। ठीक है, तो किस पर निर्भर है? ये जो है संख्या गुणांक पर आधारित, संख्या गुणांक पर आधारित अनुपात पर निर्भर है। इनका ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट आंसर, लोगों की संख्या के अनुपात पर निर्भर है। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात जो है, लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात, लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गरीबी रेखा के नीचे का जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार जो है देश के कुल निर्धन तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को हम क्या करती है, 100 से गुना करती है। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कॉफी का मूल स्थान, ठीक है, इथोपिया या फिर ब्राजील या फिर क्यूबा या फिर इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? कॉफी, इसको हम किस नाम से कहा भी कहते हैं, कहावा, ठीक है, तो कॉफी जो है क्या एक पेय पदार्थ है, तो इसके अगर मूल स्थान की बात करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा इथोपिया। ठीक है, इथोपिया ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा इथोपिया। सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति जो इथोपिया में हुई थी। ठीक है, ईरान में जो है सबसे ज्यादा उत्पादक की बात करते हैं तो हमारा ब्राजील कंट्री का नाम आएगा। ब्राजील कंट्री जो है सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित? कृषि से या फिर मत्स्य पालन से, दूध से या फिर ऊन से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या होगा? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भैया इसमें मत्स्य पालन होगा ना, मत्स्य पालन से जो नीली क्रांति संबंधित है। दूध के लिए आपका ये काफी आता है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, लोमांड झील या फिर बूंदे झील या फिर मोरार झील। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर क्या होगा? सबसे गहरी झील की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड है आपके कई एग्जाम में आ चुका है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील। कौन सा है? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पर है? आपके रूस में। ठीक है, रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। एशिया हमारा एरिया है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा। आप बाकी ऑप्शन देखिए तीनों में कौन सा होगा? किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई ठंडा मौसम नहीं होता? तो कैंसर होगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर है अफ्रीका। देखिए एशिया का फर्स्ट नंबर होता है महाद्वीप में, और लार्जेस्ट सेकंड हमारा कौन सा होता है? अफ्रीका। अफ्रीका जो है दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका के लगभग मध्य से जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 21। 21 क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती? कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती आपसे पूछा है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा? टॉपिक ऑफ कैंसर, भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है कहां से गुजरती है, जिसके लिए मैंने लास्ट में भी एक ट्रिक बताया था, मित्र, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार।
तो मित्र से हो जाएंगे आपका मिजोरम, क्या हो जाएगा मिजोरम। त्रा से आपका त्रिपुरा, क्या हो जाएंगे त्रिपुरा, ठीक है। 5 से आपके पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर रा से राजस्थान, 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 ठीक है। गा से क्या हो जाएंगे गुजरात, क्या हो जाएंगे गुजरात, ठीक है। माँ से आपके मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आपके ये झार, झार से हो जाएंगे झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड हो जाएंगे झारखंड। तो आप देखिए ये आपके टोटल राज्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। मित्र पर गमचा झार, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। आप ध्यान रखिएगा कुल 8 राज्यों से होकर जो आपके कर्क रेखा गुजरती है। और आपसे यहाँ पूछा भारतीय राज्यों में कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान बिल्कुल है, त्रिपुरा बिल्कुल है, मिजोरम बिल्कुल है, अपना उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्लियर है। उत्तर प्रदेश सबका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। टिहरी बांध कहां पर स्थित है, टिहरी बांध कहां पर स्थित है, भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर या गोमती नदी पर। टिहरी बांध, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर क्या है। देखिए टेहरी बांध जो आपके भागीरथी नदी कहाँ पर, भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। टेहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा। देखिए लास्ट लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें आया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, द हैग, ध्यान रखिएगा द हैग, कहाँ पर है द हैग। और ये आपसे पूछा किस देश में है, तो नीदरलैंड, द हैग कहाँ है, नीदरलैंड। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर द हैग, नीदरलैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी आपके रिपीटेड भी होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, नीदरलैंड में। और उससे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो द हैग, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना ध्यान रखिए, इसकी स्थापना कब हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ, 1945, ध्यान रखिएगा 1945 में स्थापना हुआ। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। रियाल जिस रियाल इसकी मुद्रा है, किसकी मुद्रा है, कौन सी कंट्री की, सऊदी अरब की, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान की या फिर मलेशिया का। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। बांग्लादेश का तो आपका टाका होता है ना। आप रियाल पूछा तो रियल जो आपके ध्यान रखिएगा, रियल जो है आपके, रियल जो है आपके ये सऊदी अरब, कहाँ का, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब का मुद्रा है। और रियल और कौन कौन सी कंट्रियों की मुद्रा है, एक तो आपके ईरान का भी मुद्रा रियल है, ईरान हो जाएंगे, फिर कतर, फिर आपके यमन, ठीक है। ईरान, कतर, यमन, सऊदी अरब, यहाँ तक जो मुद्रा है रियल है, ध्यान रखिए मुद्रा से संबंधित आपको क्वेश्चन बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 11 जून, 28 सितंबर या फिर 14 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस की बात करते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है 14 सितंबर 1949, 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा एवं लिपि देवनागरी, कौन सा, देवनागरी को जो है स्वीकृति प्रदान किए थे 14 सितंबर 1949 में। और तब से जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राइटर भी आपका फेमस है, बताइए जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर आपका इंदिरा गांधी जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा आपका, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। इनका और एक पुस्तक जो काफी आता है, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके काफी रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में, कौन से अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है? दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या फिर पहली में? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान के किस अनुसूची में, ये आपसे पूछा है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है पहली अनुसूची में। किस में है? पहली अनुसूची में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में जो उल्लेखित है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? किसमें? उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? 3 बार, 5 बार, 1 बार या फिर 8 बार? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किए गए थे, एक ही बार। कब? 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन के टाइम, 42वें संविधान संशोधन के टाइम जो है आपके उद्देशिका में जो है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया था, एक ही बार हुआ। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 19 आपका 76 ना, 1976 मतलब 1976 में हुआ था। उसमें जो है 1976 में उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखिए गए 3 नए शब्द। एक तो आपका समाजवादी, समाजवादी शब्द। दूसरा शब्द आपके पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द आपका अखंडता। कौन सा? अखंडता। ठीक है, अखंडता का जोड़ा गया, अखंडता। इस 3 शब्दों को जो जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछते हैं 42वें संविधान संशोधन में जो उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े थे, उसमें से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा 3 शब्द आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, लोकसभा के प्रथम, जीबी पवलंकर, हुकुम सिंह, बलिराम भगत या फिर अनंत सैनम एंकर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा आपसे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पवलंकर जी है, ऑप्शन आपका क्या होगा? पहला, जीबी पवलंकर जी। वर्तमान में कौन है? चलिए कमेंट करिए वर्तमान में, करंट का भी बताइए वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? चरकुला क्या? बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, या अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, या लखनऊ क्षेत्र के पारंपरिक कराई हस्तशिल्प, या फिर ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। ध्यान रखिएगा लोक नृत्य संबंधित आपका क्वेश्चन बनना कंफर्म है। ठीक है, इसके लिए हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जितने लोग ने उसको लर्न करने का ट्रिक है, हम से ट्रिक से लर्न कर सकते हो, और नहीं ट्रिक से लर्न तो आप जैसे भी हो उसको लर्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, हर एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या? वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो बिटूर में है, झांसी में, ललितपुर या फिर उरई? वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? ब्रह्मवर्त में था, जो कहाँ पर है भैया? ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो? ये जो आपके बिटूर में, कहाँ पर? बिटूर। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 32 क्या? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया? वाराणसी में जो विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई द्वारा, या फिर हरिश्चंद्र जी द्वारा, या फिर रानोजी सिंधिया जी द्वारा, या फिर मोरोपंत पिंगल के द्वारा? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? 32 का काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, उसका निर्माण की बात करते हैं। निर्माण जो है कब किया गया था? 1780 में। कब? 1780 में इंदौर की महारानी किसने करवाए थे? इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाए थे, रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाए थे। ऑप्शन आपके इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछा आपसे, बताइए कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, या श्री राम नरेश यादव, या श्री चंद्रभानु गुप्त, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे पहले मुख्यमंत्री? गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा
पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 का आंसर कमेंट करिए। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी डैश होती है, कौन होती है? गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी जो है कौन होती है, आप ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? सबसे पुराना विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सी है? इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन इसमें डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे जो है पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था, पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना आपके 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक है, डफरिन के समय इसका निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 36 नंबर। दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी किए? विश्व बैंक, IMF, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर नीति आयोग। 2023 में जो दिसंबर 2023 में, या फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया था? ये आपसे पूछा, ध्यान रखिए कि जारी कौन किया? विश्व बैंक ने जारी किया, विश्व बैंक ने। ऑप्शन आपके पहला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या फिर असम। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? दिसंबर 2023 में, देखिए दिसंबर 2023 में जो है नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली जो डेल्टा रैंकिंग शीर्ष में ब्लॉक की बात करते हैं तो ये आपका तेलंगाना की त्रियानी ब्लॉक, तेलंगाना की, तो ये आपका तेलंगाना होगा, तेलंगाना के त्रियानी। ठीक है, त्रियानी ब्लॉक को मिला, त्रियानी ब्लॉक, यहाँ आपका ऑप्शन नहीं है, यह तेलंगाना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें तेलंगाना होना चाहिए, तेलंगाना आपका आंसर हो जाएंगे। शीर्ष किसको, शीर्ष स्थान किसे मिला? तेलंगाना के त्रियानी ब्लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा? दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक। बताइए 38 का आंसर क्या होगा? सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला पहला राज्य कौन सा भाई? केरल राज्य होगा। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते चलिए, लाइक जरूर करते चलिएगा, और हो सके तो अच्छा एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।